तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉबलैंड नाम की इस सीरीज के बारे में, जो कि फाइनली सारे एपिसोड इसके जो है वो अब रिलीज़ हो चुके हैं। आखिरी एपिसोड बचा था वो भी रिलीज़ हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी सीरीज़ की आपको एक तरह से अपडेट बताएंगे, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट और साथ ही साथ इसकी पूरी एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मॉबलैंड एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे रोनन बेनेट ने लिखा और बनाया है। इस सीरीज में टॉम हार्डी हैरी दा सूजा की भूमिका में है, जो कॉनराड, पियर्स ब्रॉसन और मेव हैरिगन, हेलेन मिरेन के नेतृत्व वाले हैरिगन अपराध परिवार के लिए एक फिक्सर है। पैडी कॉन्सिडाइन भी कॉनराड और मेव के बेटे केविन हैरिगन और हैरी के लंबे समय से काम करने वाले साथी की भूमिका में है। गाई रिची, एंथनी बर्न, डैनियल सिरकिन और लॉरेंस गफ पहले सीजन के निर्देशक है। जेज बटरवर्थ ने बेनेट के साथ मिलकर पहले 8 एपिसोड लिखे। आधार: लंदन का एक अपराध परिवार हैरिगन्स खुद को स्टीवनसन के साथ एक लड़ाई में पाता है जो सिंडिकेट्स और उनके जीवन को खत्म कर सकता है। एरी दा सूजा एक चतुर और दुर्जेय फिक्सर है जिसे हैरिगन परिवार ने अपने साम्राज्य को खतरे में डालने वाले बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए नियुक्त किया है। जैसे जैसे परिवारों के बीच तनाव बढ़ता है, हैरी को हैरिगन्स के हितों की रक्षा करने और एक बड़े पैमाने पर गैंगवार को रोकने का काम सौंपा जाता है। रालना: मुख्य: टॉम हार्डी, हैरी दा सोजा, हैरिगन परिवार का एक फिक्सर। पियर्स ब्रॉसन, कॉनराड हैरिगन के रूप में परिवार के मुखिया। पैडी कॉन्सिडाइन, केविन हैरिगन, कॉनराड और मेव के दूसरे बेटे के रूप में। जोआन फ्रॉगगेट, जान दा सोजा, हैरी की पत्नी और जीना की मां। लारा पुल्वर, इसाबेला बेला हैरिगन, केविन की पत्नी और एडी की मां। एंसन बून, एडी हैरिगन, केविन और इसाबेला के विद्रोही बेटे के रूप में। जैस्मीन जॉब्सन, जोसिया, हैरी की कर्मचारी और करीबी सहयोगी। मनदीप हिल्लो, सेराफिना हैरिगन, कॉनराड की नाजायज बेटी और मेव की सौतेली बेटी तथा केविन और ब्रेंडन की सौतेली बहन। डैनियल बेट्स, ब्रेंडन हैरिगन, कॉनराड और मेव के सबसे बड़े बेटे के रूप में। हेलेन मिरेन, मेव हैरिगन के रूप में परिवार की कुलमाता। जोफ बेल, रिची स्टीवेंसन, उभरते हुए दक्षिण लंदन स्टीवेंसन गिरोह का दुर्जेय नेता, व्रोन का पति और टॉमी का पिता। जेनेट मैकटीर, कैट मैकेलिस्टर, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल संचालक जो जैमे को नियंत्रित करती है। जैमे लोपेज के रूप में जोडी मोल्ला, फेंटेनाइल उत्पादन में शामिल एक कार्टेल ऑपरेटिव। टोबी जोन्स, कॉलिन टेटरसॉल, एक सेवानिवृत्त डीसीआई जो फिस्क और मुकासा की सहायता करते हैं। पुनरावर्ती: किको, हैरी के गुर्गे के रूप में एंटोनियो गोंजालेज ग्यूरेरो। लिसा डवान, ओहारा डेलाने, हैरिगन परिवार की वकील। एनी कूपर, व्रोन स्टीवनसन, रिची की पत्नी और टॉमी की मां। फेलिक्स एडवर्ड्स, टॉमी स्टीवेंसन, रिची और व्रोन के बेटे के रूप में। एमिली बार्बर, एलिस बार्न्स बटा निकोल, जेन की नई दोस्त जिससे उसकी मुलाकात समूह चिकित्सा में होती है। एलेक्स फाइन, डॉनी, हैरी का विरोधी। टेड्डी एलन, जीना दा सूजा, हैरी और जान की बेटी। ल्यूक मैबली, डीएस इवान फिस्क, हैरिगन परिवार की जांच करने वाला एक पुलिस अधिकारी। जेम्मा नाइट जोन्स, डीसी यवोन मुकासा के रूप में डीएस फिस्क की पार्टनर। एलेक्स जेनिंग्स, आर्ची हैमंड, कॉनराड के वफादार दोस्त और सलाहकार। पीटर फर्डिनेंडो, वलजॉन, लंदन नाइट क्लब के मालिक। ग्रेगोयरे कोलिन, एंटोनी आर्लाउड, एक व्यवसायी जो लॉर्ड पेनॉक से जुड़ना चाहता है। एथन मूरहाउस, ह्यूगी कैंपबेल, एडी द्वारा चाकू मारा गया संरक्षक। स्टीवन पेसी, लॉर्ड पेनॉक, इसाबेला के पिता और केविन के ससुर। ब्रैडली टर्नर फ्रेडी शॉ के रूप में स्टीवेंसन का एक दोस्त। एम्मेट जे. स्कैनलान, पॉल, हैरिगन का एक सहायक।
निगेल लिंडसे, एलन रुस्पी, एक पूर्व जेल प्रहरी। एपिसोड नहीं। शीर्षक 1। निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख 1 चिपकाओ या घुमाओ, गाय रिची, रोनन बेनेट और जेज बटरवर्थ 30 मार्च 2025। कॉनराड हैरिगन और उसकी कुटिल पत्नी मेव के नेतृत्व वाले हैरिगन अपराध परिवार का एक फिक्सर हैरी दा सूजा हैरिगन से जुड़े 2 माफिया सरगनाओं के बीच समझौता कराता है। बाद में कॉनराड से चोरी करने के जुर्म में उन्हें उनके साथियों के साथ मार दिया जाता है। कॉनराड का पोता एडी, प्रतिद्वंद्वी अपराध सरगना रिची स्टीवेंसन के बेटे टॉमी स्टीवेंसन और उसके 2 दोस्तों के साथ नशीली दवाओं के नशे में रात बिताने जाता है। वे एक क्लब में पहुंचते हैं जहां एडी एक संरक्षक, ह्यूगी कैंपबेल को लापरवाही से चाकू मार देता है, जिससे समूह को अलग होकर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। एक गैरेज में संचालन के मोर्चे पर एडी के माता-पिता केविन और बेला हैरी को गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बुलाते हैं। वह क्लब के मालिक वल्जन को रात की सीसीटीवी फुटेज मिटाने के लिए धमकाता। इसके बाद वह अपनी बेटी जीना और अपनी पत्नी जान के पास घर लौटता है, जिसने उसकी लंबी अनुपस्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा शुरू कर दी है। वह वहां एलिस नाम की एक जिज्ञासु महिला से मिलती है, जिससे वह दोस्ती करती है। फिर खबर आती है कि टॉमी गायब हो गया है और रिची को पता था कि एडी उसके साथ है। हालांकि एडी टॉमी के ठिकाने के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, दोनों परिवार बैठकर बात करने के लिए सहमत होते हैं। बैठक में हैरी रिची से जांच के लिए 1 दिन का समय मांगता है, जबकि जोसिया और कीको की उसकी टीम इंतजार करती है। मेव और कॉनराड फिर रिची पर एक सहज हमले को रोकते हैं, क्योंकि वह और हैरी चले जाते हैं। उस रात बाद में कॉनराड अपने सबसे बड़े बेटे ब्रेंडन, केविन, उनकी सौतेली बहन सेराफिना, लंबे समय से सलाहकार आर्ची और परिवार के वकील ओहारा को एक बैठक में आमंत्रित करता है, जिसमें स्टीवेंसन द्वारा नियंत्रित फेंटेनाइल व्यापार में शामिल होकर परिवार के वित्त को बेहतर बनाने के अपने फैसले की घोषणा करता है। आर्ची इसका विरोध करता है, लेकिन कॉनराड उसे मार देता है, क्योंकि मेव ने पहले ही कॉनराड को अपने संदेह बता दिए थे तथा स्टीवेंसन के साथ उसके कथित लेनदेन के बारे में परिवार के बाकी सदस्यों को बता दिया था। हैरी आर्ची के शव को ठिकाने लगाने के लिए आता है, जबकि केविन रात की घटनाओं को याद करता है। कॉनराड और मेव फेंटेनाइल पर आगे बढ़ने के अपने फैसले की पुष्टि करते हैं। हालांकि हैरी को अगली सुबह संदिग्ध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह पता चलता है कि परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के कारण ऐसा हुआ है। ओहारा द्वारा उसे बाहर निकाले जाने से पहले एक अधिकारी डीएस फिस्क द्वारा उससे पूछताछ की जाती है और उसे हैरिगन्स को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। रिची के साथ एक असहज आमने सामने की बैठक के बाद, जो खुद एडी से पूछताछ करने पर जोर देता है, केविन एडी को जोसिया और कीको द्वारा कॉनराड और मेव की संपत्ति कॉट्सवोल्ड्स में स्थानांतरित कर देता है। रिची के गुंडे रास्ते में एडी का अपहरण या हत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया जाता है। इस बीच ब्रेंडन एक व्यावसायिक प्रस्ताव के साथ सेराफिना के पास आता है, लेकिन वह उसकी अयोग्यता के कारण उसे खारिज कर देती है और चली जाती है। हैरी संभावना जताता है कि आर्ची पुलिस का मुखबिर था, लेकिन दूसरे के बारे में अनभिज्ञ था, और क्रोधित कॉनराड उससे इसका सबूत ढूंढने के लिए कहता है। बेला अपने अलग हुए पिता लॉर्ड पेनॉक और अपने संदिग्ध सहयोगी एंटोनी के बीच एक गुप्त बैठक कराती है, ताकि बाद वाले को पेनॉक के सरकारी संपर्कों तक पहुंच प्रदान की जा सके। हैरी फिर एक और मध्यस्थता में रिची से मिलता है, लेकिन रिची जीना पर निगरानी का खुलासा करता है और टॉमी के नहीं मिलने पर उसे संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी देता है। तेजी से परेशान जान तलाक के बारे में सोचती है और बेला अपने पिता पर लाभ उठाने की साजिश में हैरी की मदद मांगती है। मेव एडी को दिलासा देती है और उस पर उसके गहरे प्रभाव का पता चलता है।
हैरी फिर घटना की रात से रिची के दो दोस्तों का पता लगाता है। इसके बाद वह हैरी को क्लब के पीछे एक ट्रंक के पास ले जाता है, जिसमें टॉमी की क्षतविक्षत लाश रखी हुई है। 3 प्लान बी, एंथनी बर्न, रोनन बेनेट और जेज बटरवर्थ। 13 अप्रैल 2025 केविन के घर पर बम फटता है और हैरी जॉन और जीना को माइक के पास ले जाता है, जो एक कर्जदार दोस्त है, ताकि वे चुप रहें। वह रिची के 2 गुंडों को केविन और एडी से मिलने से पहले एक गुप्त शिपयार्ड में जाने की धमकी देता है, जहां उसे डीएस फिस्क और उसके साथी मुकासा द्वारा पीछा किए जाने का पता चलता है। हैरी और केविन फिर खून से लथपथ वेलजॉन के साथ एडी का सामना करते हैं और यह पता चलता है कि एडी ने टॉमी की हत्या की और शव को ठिकाने लगाने के लिए वेलजॉन को 10,000 पाउंड का भुगतान किया। क्रोधित केविन कॉनराड और मेव को अपडेट करता है, जो मेव के कहने पर एडी को डांटते भी नहीं है। वे निजी तौर पर हैरी को स्थिति को सुलझाने देने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन रिची की पत्नी व्रोन और फिर उसे आकस्मिक रूप से मारने के लिए सहमत होते हैं। केविन की मदद से हैरी पुलिस की पकड़ से बच जाता है और अपने सहायक की मां को नर्सिंग होम में भर्ती कराकर जान से किया वादा पूरा करता है। वह वहां एक पूर्व सुधार अधिकारी रुस्बी को देखता है, जिसने उसके और केविन के साथ दुर्व्यवहार किया था, जहां वे पहली बार मिले थे और बचपन में साथ-साथ जेल में बंद थे। केविन और हैरी फिर चालाकी से वल्जन को टॉमी की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं, उसके बच्चों का अतिरिक्त लाभ उठाते हुए। जब वल्जन को बाद में उसके पास लाया जाता है, तो रिची आश्वस्त दिखाई देता है, लेकिन रात भर उसे प्रताड़ित करता रहता है। बेला अपने पिता और एंटोनी के बीच मुलाकात के बाद फिर से हैरी से निजी तौर पर सहायता का अनुरोध करती है। एपिसोड का अंत पुलिस द्वारा एक और गुमनाम सूचना मिलने के बाद आर्ची के शव को बरामद करने के साथ होता है। 4 चूहा जाल, एंथनी बर्न, रोनन बेनेट और जेज बटरवर्थ। 20 अप्रैल 2025 आर्ची के शव की बरामदगी परिवार में एक और जासूस पर संदेह पैदा करती है, खास तौर पर मेव के मन में, क्योंकि सिर्फ कॉनराड और हैरी को ही पता था कि उसे कहाँ दफनाया गया था। केविन और हैरी रिची के वल्जन को प्रताड़ित करने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जहां केविन बेला के बारे में एक परेशान करने वाला सच बताता है। एक रहस्यमय अजनबी, डॉनी, जो हैरी का दोस्त होने का दावा करता है, गैरेज में जोसिया से मिलने जाता है और हैरी को अच्छी खबर देने का वादा करता है। जेन कपल्स थेरेपी के साथ आगे बढ़ती है, जब तक कि कॉनराड दा सोजा के घर पर उससे और एलिस से मिलने नहीं आता, उसे हैरी और परिवार के मामलों के बारे में चुप रहने की धमकी देता है। मेव एडी के साथ छेड़छाड़ और अपनी गुप्त चाल जारी रखती है। एक तनावपूर्ण चर्चा के बाद जेन हैरी को कॉनराड की यात्रा के बारे में बताती है, जो चिंता का विषय है, जबकि यह भी पता चलता है कि एलिस पुलिस के लिए जासूस है, जो कॉनराड के करीब जाने की कोशिश कर रही है। हैरी एंटोनी से पहले जबरदस्ती चुराई गई मीटिंग रिकॉर्डिंग के साथ बेला से मिलने जाता है और उसे फिर से गुप्त सौदे के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है। हैरी के जाने पर वह केविन से टकराता है, जिसके बाद पति पत्नी के बीच एक अजीबोगरीब बातचीत होती है। फिर हैरी को रिची द्वारा अकेले आने के लिए कहा जाता है, ताकि वह वल्जन को खत्म कर दे, जो कि सद्भावना का संकेत है, जो वह क्रूरता से करता है, जिससे स्टीवेंसन बॉस को संतुष्ट किया जा सके। हालांकि रिची अशुभ रूप से अनुरोध करता है कि हैरिगन टॉमी के अंतिम संस्कार में शामिल हों। कॉनराड, मेव, केविन, एडी और हैरी के हैरिगन टॉमी के जागने और अंतिम संस्कार के लिए युद्ध की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जहां जॉन और बेला सहित पूरे परिवार के आने की उम्मीद है। अंततः वे हैरी की योजना का पालन करने का फैसला करते हैं, लेकिन सुरक्षा के तौर पर हथियारों की तस्करी करते हैं। एक बहिष्कृत ब्रेंडन एंटवर्प में हीरे के सौदे के साथ परिवार के लिए कदम बढ़ाने के एक और प्रस्ताव के साथ समान रूप से छोड़े गए सेराफिना के पास जाता है, जिसे वह अपनी शर्तों पर स्वीकार करती है। केविन रुस्बी के हाथों अपने दर्दनाक दुर्व्यवहार को याद करता है। फिर हैरी,
एक असंतुष्ट स्टीवेंसन के दोस्त फ्रेडी से मिलता है और उसे स्टीवेंसन के घर में हथियारों की तस्करी करने के लिए ब्लैकमेल करता है। हैरिगन योजनानुसार सेवाओं में शामिल होते व्रोन सार्वजनिक रूप से मेव का अपमान करता है, इससे पहले कि हैरी और केविन हैरिगन की कुलमाता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नशीला पदार्थ दे देते हैं। अगली बैठक में रिची ने निजी तौर पर खुलासा किया कि वह जानता था कि वल्जन एक चाल थी, लेकिन वह कोई युद्ध नहीं चाहता, सिवाय इसके कि अगर स्टीवनसन उसे पकड़ सके तो एडी को निष्पक्ष खेल में शामिल किया जाए। हालांकि क्रोधित मेव ने असहज युद्धविराम को तोड़ दिया और अगले दिन प्लांटेड कार बम से व्रोन को मार डाला। 6 एंटवर्प ब्लूज, डैनियल सिरकिन, रोनन बेनेट और जेज बटरवर्थ। 4 मई 2025। व्रोन की हत्या के बाद जब युद्ध छिड़ जाता है, केविन, बेला, हैरी, जान और क्रोधित जीना कॉट्सवोल्ड्स में चले जाते हैं। डॉनी अपने बॉस कैट मैकेलिस्टर की ओर से एक प्रस्ताव लेकर लौटता है। आगामी पारिवारिक बैठक में कॉनराड मेव को बचाता है और व्रोन को मारने की सप्ताह पुरानी योजना को शुरू करने के लिए रिची की छिपी हुई उपेक्षा को कारण बताता है। वह युद्ध और स्टीवेंसन के खात्मे की घोषणा करता है। मेव और एडी भी प्रतिशोधी रिची का मजाक उड़ाते हैं जब वह इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करने के लिए फोन करता है। जान और बेला अपनी साझा स्थिति को लेकर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जबकि केविन और हैरी शांति की अपनी योजनाओं के विफल होने पर अफसोस करते हैं। केविन को डर है कि हैरिगन्स का अंत निकट है। एरी, जोसिया और कीको को सेराफिना और ब्रेंडन को खोजने के लिए भेजा जाता कॉनराड के साथ एक असहज मुठभेड़ के बाद लगातार हताश होती जीना जेन से हैरी को छोड़कर भागने की विनती करती है। एडी के साथ बैठी मेव फिर निजी तौर पर रिची को एक डील के बारे में बताती है, जिसमें स्टीवेंसन क्राइम बॉस के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे संबंध का खुलासा होता है। वह बदले में सेराफिना की पेशकश करती है, लेकिन ब्रेंडन को बिना किसी नुकसान के छोड़ देती है, जिससे दोनों का पता चल जाता है। रिची के किराए के बंदूकधारी हैरी का पीछा करते हुए एक सचेंज साइट पर उतरते हैं, सभी को मार डालते हैं और सेराफिना और ब्रेंडन को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। 7 चौराहा, लॉरेंस गफ, रोनन बेनेट और जेज बटरवर्थ। 11 मई 2025। एरी बैठक में पहुंचता है, लेकिन उसे ब्रेंडन या सेराफिना का कोई संकेत नहीं मिलता, सिवाय रिची के एक डरावने संदेश के, जिसने ब्रेंडन को लेकर मेव के साथ अपनी व्यवस्था से मुकर गया है। ओहारा हैरिगन को सूचित करता है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए उनके इर्दगिर्द पुलिस का जाल और भी करीब आ रहा है। परिवार के जासूस को खोजने की जल्दी बढ़ जाती है। मेव पूरी तरह से अपने निशान छिपाने की कोशिश करती है। बेला एंटोनी के साथ एक नए सौदे पर काम करती है, जबकि केविन को मारिया से उस केयर होम का पता मिलता है जहां रुस्बी को देखा गया था। जेन, फिस्क और मुकासा के साथ एलिस से मिलने के लिए एस्टेट से बाहर निकलता है, लेकिन हैरिगन का पीछा करने वाला पॉल हस्तक्षेप करता है, जेन को वापस कॉट्सवोल्ड्स ले जाने से पहले एलिस को धमकाता है। एडी और जीना करीब आते हैं। एरी ब्रेंडन और सेराफिना के अपहरण में मदद करने वाले मोरक्को के लोगों का नरसंहार करता है और एम्स्टर्डम के एक गोदाम में दोनों के ठिकाने के बारे में पता लगाता है, जहां स्टीवेंसन से जुड़े मैक्सिकन कार्टेल ने उन्हें रखा हुआ है। कार्टेल का नेता जैमी, ब्रेंडन और सेराफिना को यातना देने के लिए आता है, जिसे रिची के वीडियो कॉल के जरिए हैरिगन्स को प्रसारित किया जाता है, जो मेव को अपमानित करने के बावजूद उसे नहीं छोड़ता है। हैरी समय पर गोदाम में घुसने या पहुंचने में असमर्थ झुक जाता है और डोनी को बुलाता है, जो उसे कैट से जोड़ता है, यह घोषणा करते हुए कि हैरी अब उसका ऋणी है। वह जैमी से बात करने में सफल हो जाती है, लेकिन ब्रेंडन को मार दिए जाने से पहले नहीं। सेराफिना को कॉट्सवोल्ड्स में सुरक्षित वापस लाया जाता है, जहां हैरी कॉनराड को कैट के साथ अपने सौदे और पिछले संपर्क के बारे में बताता है, साथ ही हैरिगन्स के प्रति अपनी वफादारी भी बताता है। फिस्क और मुकासा की सहायता के लिए पूर्व वरिष्ठ संगठित अपराध अधिकारी कॉलिन टेटरसॉल को लाया जाता है।
वह सुझाव देता है कि वे हैरिगन्स में घुसपैठ करने के बजाय रिची के साथ सौदा करें। कॉनराड हैरी को स्टीवेंसन, जैमी और फेंटेनाइल व्यापार के बारे में सब कुछ इकट्ठा करने का काम देता है ताकि वह जैमी के साथ बैठकर बात कर सके, क्योंकि एम्स्टर्डम के बाद रिची के साथ उसका रिश्ता अब कमजोर हो गया है। हालांकि वह चाहता है कि कैट इस मीटिंग में मध्यस्थता करे, जहां अनिश्चित केविन रहस्यमय और शक्तिशाली कैट और कॉनराड के इरादों के बारे में और सवाल करता है। जेन हैरी को जीना और एडी के बारे में बताता है, जो हैरी की ईमानदारी और एक भयावह चेतावनी से चुप हो जाने से पहले उसे हिम्मत से चिढ़ाता है। कॉनराड जेन से एलिस के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है, जहां वह उससे बात करने पर जोर देता है। अंततः उसे कॉट्सवोल्ड्स में डिनर पर आमंत्रित करता है। बेला एंटोनी के साथ एक और मीटिंग सुनिश्चित करती है, लेकिन कॉनराड उससे पूछताछ करता है और केविन के बारे में रिपोर्ट करने को कहता है। हमेशा चालाकी करने वाली मेव ब्रेंडन की मौत के बाद अपने बचे हुए वार्डों के बीच कलह पैदा करती है। एरी स्टीवेंसन के फेंटेनाइल सौदों के बारे में अधिक जानकारी के लिए फ्रेडी से मिलता है, लेकिन आर्ची की बेगुनाही और परिवार के मोल की पहचान के बारे में पता चलने के बाद उसे छत से नीचे फेंक देता है। केविन नर्सिंग होम पहुंचता है और रुस्बी की अपनी पत्नी से मिलने की योजना को नोट करता है। एरी कैट के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में शामिल होता है। वह मध्यस्थ बनने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन कहती है कि यह एहसान कॉनराड को नहीं, बल्कि हैरी को दिया गया था, जो अब उसका दोगुना कर्जदार है। फिस्क और मुकासा रिची से मिलते हैं, लेकिन स्टीवेंसन के मुखिया ने कॉलिन की साजिश में उन दोनों को गोली मार दी, जो पूरे समय रिची के लिए काम कर रहा था। 9 भिखारियों का भोज, एंथनी बर्न, रोनन बेनेट और जेज बटरवर्थ। 25 मई 2025। एडी जागता है और कॉनराड को अपने कमरे में पाता है, जो उससे कहता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। बेला पॉल को एंटोनी से मिलने के लिए कॉट्सवोल्ड्स छोड़ने से पहले उसे समय देने के लिए मजबूर करती है, जबकि हैरी और कॉनराड जैमी के साथ आगामी बातचीत पर चर्चा करते हैं। एलिस के बारे में चिंतित जेन हैरी को कॉनराड के साथ डिनर के बारे में बताती है। हैरी उसकी देखभाल करने के लिए सहमत होता है। फिस्क और मुकासा की हत्याओं के बाद कॉलिन सार्वजनिक रूप से उनके संचालन को नियंत्रित करता है और एलिस को ब्लैकमेल करता है, जिसका असली नाम निकोला है, उसके बढ़ते संदेह के बावजूद अपना अंडरकवर काम जारी रखने के लिए। ईर्ष्यालु मेव ने जीना को एडी से दूर रहने की चेतावनी दी। एरिगन लाइनअप, कॉनराड, सेराफिना, हैरी और पॉल जानबूझकर मेव को छोड़कर जैमी के साथ बैठक के लिए आते हैं। कॉनराड की व्यंग्यात्मकता के बावजूद सेराफिना अपना प्रस्ताव पेश करती है। हालांकि जैमी केवल हैरी को संबोधित करता है, जाने से पहले उसके और कैट के साथ उसके संबंधों की प्रशंसा करता है, उनके प्रस्ताव पर विचार करता है। बेला अंततः अपने पिता, एंटोनी के सीरियाई ग्राहक और गृह सचिव सदस्य के साथ बैठक की व्यवस्था करती है, जिसे एंटोनी रिकॉर्ड करता है। रुस्बी के ड्राइवर के रूप में प्रस्तुत एक प्रताड़ित केविन, अपने पिछले हमलों के लिए सुधरे हुए प्रतीत होने वाले रुस्बी का सामना करता है और उसे मार डालता है। तब रिची की योजना का खुलासा होता है। निकोला के साथ कॉट्सवोल्ड्स में एक बग वाले फोन के साथ कॉलिन की सामरिक टीम कॉनराड और मेव को गिरफ्तार करेगी और उन्हें प्रतीक्षारत रिची के पास ले जाएगी। जैमी हैरी को बुलाता है, जो हैरिगन्स के मोल को खत्म करने पर अपनी सहमति को आकस्मिक बनाता है। हालांकि हैरी जैमी की स्वीकृति के बारे में कॉनराड, सेराफिना और ओहारा को सूचित करता है, जिससे बाद में एक उत्सुक मुलाकात होती है। फिर कैट हैरी को बुलाती है ताकि वे अपनी खुद की एक अलग बैठक की व्यवस्था कर सकें। अभी तक अनजान और आभारी कॉनराड निकोला के समय पर पहुंचने से पहले फ्रेडी और जैमी की टिप्पणियों के बारे में हैरी से पूछताछ करता है, जहां कॉनराड के पहले के निर्देश पर सेराफिना उससे पूछताछ करती है। हालांकि मेव के अपमान के कारण उसे वहां से चले जाना पड़ता है, जिससे कॉनराड का गुस्सा फूट पड़ता है
और वह मेव को परिवार का एकमात्र सच्चा जासूस बताता है, जैसा कि एडी ने पहले कबूल किया था। जब निकोला कॉनराड की गिरफ्तारी के लिए उसके सिगार को आधार बनाती है, तो उसका सामना हैरी से होता है, जो उसे विद्रोही रूप से जाने देता है। कॉनराड और मेव को परिवार के सामने ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोबी एडवर्ड हेसलवुड जोन्स, जन्म 7 सितंबर 1966, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें मंच और स्क्रीन पर उनके व्यापक चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1989 से 1991 तक जोन्स ने एलेकोल इंटरनेशनल डी थिएटर जैकी लेकोक में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने 2001 में कॉमेडी नाटक द प्ले व्हाट आई रोट से अपना स्टेज डेब्यू किया, जो वेस्ट एंड और ब्रॉडवे में खेला गया, जिससे उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला। 2020 में उन्हें एंटोन चेकोव के अंकल वान्या के पुनरुद्धार में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपने दूसरे ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जोन्स ने 1992 में सैली पॉटर की पीरियड ड्रामा ऑरलैंडो में अपनी फिल्मी शुरुआत की। वे नेकेड 1993, लेस मिजरेबल्स 1998, एवर आफ्टर 1998, फाइंडिंग नेवरलैंड 2005 और मिसेज हेंडरसन प्रेजेंट्स 2005 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में नजर आए। उन्होंने बायोपिक इनफेमस 2006 में ट्रूमैन कैपोट का किरदार निभाया। उसके बाद से उन्होंने अमेजिंग ग्रेस 2006, द पेंटेड व्हील 2006, डब्ल्यू 2008, फ्रॉस्ट निक्सन 2008, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई 2011, माई वीक विद मर्लिन 2011, बर्बेरियन साउंड स्टूडियो 2012, डैड्स आर्मी 2016, जर्नीज एंड 2017 और एम्पायर ऑफ लाइट 2022 में अभिनय किया है। जोन्स को हैरी पॉटर फिल्मों 2002 से 2010 में डॉबी के रूप में उनकी आवाज की भूमिकाओं, द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन 2011 में एरिस्टाइड सिल्क और डिज्नी के क्रिस्टोफर रॉबिन 2018 में उल्लू के रूप में उनकी आवाज की भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। उन्हें द हंगर गेम्स फ्रेंचाइजी 2012 से 2013 में क्लॉडियस टेम्पल स्मिथ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की फिल्मों कैप्टन अमेरिका, द फर्स्ट एवेंजर 2011 और कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर 2014 में अर्निम जोला, जुरासिक वर्ल्ड, फॉलन किंगडम 2018 में मिस्टर एवरसोल और इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी 2023 में बेसिल शॉ के रूप में उनकी ब्लॉकबस्टर भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। जोन्स के टेलीविजन क्रेडिट में डॉक्टर हू 2010, जूलियन फेलोज की टाइटैनिक मिनी सीरीज 2012, MCU के एजेंट कार्टर 2015, शर्लक 2017 और व्हाट इफ 2021 और वेवार्ड पाइन्स 2015 से 2016 शामिल है। उन्हें HBO टेलीविजन फिल्म द गर्ल 2012 में अल्फ्रेड हिचकॉक की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और डिटेक्टरिस्ट्स 2018 में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष कॉमेडी बाफ्टा जीता था। 2024 में जोन्स ने प्रशंसित श्रृंखला मिस्टर बेट्स बनाम द पोस्ट ऑफिस में एलन बेट्स के रूप में अभिनय किया, जो क्षितिज पोस्ट ऑफिस घोटाले के बारे में एक जीवनी नाटक है। श्रृंखला ने 85वें वार्षिक समारोह में पीबॉडी पुरस्कार 2 जीता। प्रारंभिक जीवन। जोन्स का जन्म लंदन के हैमरस्मिथ में हुआ था। एक अभिनेता जेनिफर जोन्स, नी हेसलवुड और फ्रेडी जोन्स के घर। उनके 2 भाई हैं। 3 उन्होंने 1980 के दशक में ऑक्सफोर्डशायर में क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल स्कूल और एबिंगरन स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1986 से 1989 तक मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में और 1989 से 1991 तक पेरिस में एलेकोल इंटरनेशनल डी थिएटर जैकी लेकोक में नाटक का अध्ययन किया। 4 आजीविका। जोन्स 2003 में
फिल्म और टेलीविजन। जोन्स 1992 की फिल्म ऑरलैंडो में अपनी पहली अभिनय भूमिका के बाद से 60 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं। उन्होंने हैरी पॉटर की 2 फिल्मों, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स 2002 और द डेथली हैलोज भाग 1 2010 में डॉबी की आवाज दी। उन्होंने एचबीओ बटा चैनल 4 के प्रोडक्शन एलिजाबेथ आई में रॉबर्ट सेसिल, फर्स्ट अर्ल ऑफ सेलिसबरी की भूमिका निभाई। 2006 में उन्होंने बायोपिक इनफेमस में ट्रूमैन कैपोट का किरदार निभाया। वह 2007 में स्टीफन किंग की द मिस्ट के फिल्म रूपांतरण में दिखाई दिए। 2008 में उन्होंने ओलिवर स्टोन की डब्ल्यू में कार्ल रोव और फ्रॉस्ट निक्सन में हॉलीवुड एजेंट स्विफ्टी लजार का किरदार निभाया। जोन्स 2010 में डॉक्टर हू के एमीज चॉइस एपिसोड में ड्रीम लॉर्ड के रूप में और बिग फिनिश प्रोडक्शन सीरीज के डार्क आइज ऑडियो ड्रामा में कोट्रिस के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने अगाथा क्रिस्टी के पोयरोट टीवी सीरीज 12 के एपिसोड मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस में सैमुअल रैचेट की भूमिका भी निभाई। 2011 में उन्होंने जॉन ले कैरे के टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई के रूपांतरण में ब्रिटिश जासूस मास्टर पर्सी एलेलाइन और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में अर्निम जोला की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने 3 साल बाद सीक्वल कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दोहराया और साथ ही अगले साल टीवी सीरीज एजेंट कार्टर में एक कैमियो में भी। 2012 में उन्होंने आईटीवी मिनी सीरीज टाइटैनिक में एक प्रमुख भूमिका निभाई, स्नो व्हाइट एंड हंसमैन में 7 बॉनों में से एक की भूमिका निभाई, रेड लाइट्स में डॉ. पॉल शेकल्टन और वर्जीनिया में मैक्स की भूमिका निभाई। उन्होंने एचबीओ टेलीविजन फिल्म द गर्ल में फिल्म निर्देशक अल्फ्रेड हिचकॉक की भूमिका भी निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन दिलाया, साथ ही साथ उनका पहला प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन भी। 1998 में वह गोमेज के एल्बम ब्रिंग इट ऑन के गीत विपिन पिकाडिली के संगीत वीडियो में एक सिटी व्यवसायी के रूप में दिखाई दिए। 5. उन्होंने 2014 में बीबीसी ड्रामा मार्वलस में नील बाल्डविन की भूमिका निभाई। 6, 7, 8, 9, 10, 11 सैम वोलास्टन ने द गार्जियन में जोन्स के प्यारे, बहुत मानवीय प्रदर्शन की प्रशंसा की। 12 जिसने उन्हें अपना दूसरा ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार नामांकन दिलाया। 2014 से वह BBC 4 टेलीविजन सीरीज डिटेक्टरिस्ट्स में दिखाई दिए। 13 जिसके लिए उन्हें 2018 में पुरस्कार जीतने से पहले 2016 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हास्य प्रदर्शन के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2015 में जोन्स ने जॉन लैनचेस्टर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 3 भाग की BBC श्रृंखला कैपिटल में बैंकर रोजर यूंट की भूमिका निभाई। 14 कैपिटल पर जोन्स के साथ काम करने पर चर्चा करते हुए लेखक पीटर बॉकर ने कहा, मुझे लगता है कि टोबी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और मैंने उसके साथ काम करने से बहुत पहले ही यह सोच लिया था। वह हमेशा एक चरित्र की जरूरतों को जानना चाहता है और उन जरूरतों के पीछे क्या है। फिर वह सारी सामग्री लेता है और किसी तरह उसे चरित्र में एम्बेड करता है और शारीरिक रूप से चरित्र में निवास करता है, ताकि आपको कभी न लगे कि वह चरित्र निभा रहा है। उसे करीब से देखना आकर्षक है। वह अपने चरित्र द्वारा किए जाने वाले हर छोटे हावभाव में भावनात्मक जटिलताएं रखता है, ताकि आप तुरंत देख सकें कि उसका चरित्र कैसा है। रोजर जैसा चरित्र विरोधाभासों से भरा है। एक शहर का बैंकर। 15 उन्होंने फरवरी 2016 में रिलीज हुई फिल्म डैड्स आर्मी में कैप्टन मेनवारिंग की भूमिका निभाई। उसी वर्ष जुलाई में उन्होंने BBC के द सीक्रेट एजेंट में नामांकित एजेंट वर्लोक के रूप में अभिनय किया, जो जोसेफ कॉनराड के 1907 के उपन्यास का 3 भाग का टेलीविजन रूपांतरण था। 16 2017 में उन्होंने BBC क्राइम ड्रामा शर्लक के एक एपिसोड द लाइंग डिटेक्टिव में कुलवर्टन स्मिथ का किरदार निभाया। 2018 में उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में डायनासोर नीलामीकर्ता मिस्टर एवरसोल की भूमिका निभाई, जो जुरासिक पार्क श्रृंखला की 5वीं किस्त थी। 17 उसी वर्ष
जोन्स ने डिज्नी की लाइव एक्शन क्रिस्टोफर रॉबिन में उल्लू की आवाज दी। 2018 में उन्हें ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 2024 में जोन्स ने आईटीवी नाटक मिस्टर बेट्स बनाम द पोस्ट ऑफिस में एलन बेट्स की भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस घोटाले का नाटकीय रूपांतर था। वह न्यूज़ इंटरनेशनल फोन हैकिंग कांड द हैक के बारे में आईटीवी टेलीविजन नाटक श्रृंखला में समाचार पत्र संपादक एलन रूसब्रिजर के रूप में दिखाई देते हैं। 19 रेडियो और ऑडियो बुक। 2003 में जोन्स ने ब्राइडसहेड रिविजिटेड के बीबीसी रेडियो रूपांतरण में लॉर्ड ब्राइडसहेड की भूमिका निभाई। जोन्स ने 2005 के बीबीसी रेडियो 4 ओब्लोमोव के रूपांतरण में शीर्षक चरित्र की आवाज दी। उन्होंने जॉन इरविंग के ए प्रेयर फॉर ओवेन मीनी के 2009 के रेडियो 4 रूपांतरण को भी पढ़ा। उन्होंने एन इंस्पेक्टर कॉल्स के 2010 के बीबीसी रेडियो रूपांतरण में इंस्पेक्टर गूल की भूमिका निभाई। 2013 से जोन्स बीबीसी रेडियो 4 श्रृंखला द करप्टेड में मुख्य पात्र जॉय ओल्डमैन की आवाज रहे हैं, जो जीएफ न्यूमैन के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट का रूपांतरण है। 2 दिसंबर 2012 को उन्होंने रेडियो 3 पर एंथनी बर्गेस के नेपोलियन राइजिंग में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने बीबीसी रेडियो 3 के हेनरी 4 भाग 1 में फालस्टाफ की भूमिका निभाई। 2021 में जोन्स ने पेंगुइन ऑडियो के लिए जॉन ले कैर के अंतिम उपन्यास सिल्वरव्यू के ऑडियोबुक संस्करण और हार्पर ऑडियो के लिए बेला शायविच द्वारा अनुवादित येवगेनी जमाइटिन के सेमिनल डायस्टोपियन उपन्यास वी के ऑडियोबुक संस्करण रिकॉर्ड किए। अवस्था। 2001 में उन्होंने केनेथ ब्रानग द्वारा निर्देशित लंदन वेस्ट एंड कॉमेडी द प्ले व्हाट आई रोट में अभिनय किया। आर्थर के रूप में उनके हास्यपूर्ण अभिनय ने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार दिलाया और यह नाटक 2003 में ब्रॉडवे में चला गया। 2009 में वह नेशनल थिएटर में एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फेवर, 22 अल्मेरा थिएटर में पार्लर सॉन्ग, 23 और ब्राइटन फेस्टिवल फ्रिंज में द फर्स्ट डोमिनो में मंच पर लौटे। 2011 में उन्होंने आर्कोला थिएटर में द पेंटर में जेएमडब्ल्यू टर्नर की भूमिका निभाई। जोन्स ने द बर्थडे पार्टी के 2018 के पुनरुद्धार में द हेरोल्ड पिंटर थिएटर में स्टेनली के रूप में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने हेरोल्ड पिंटर थिएटर में एंटोन चेखव द्वारा अंकल वान्या के कॉनर मैकफरसन रूपांतरण में शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। ग्राहम नॉर्टन शो पर जोन्स ने कहा कि वह और उनकी पत्नी करेन 2015 में शादी से पहले 26 साल तक साथ थे। उनकी 2 बेटियां हैं। 26 जोन्स को नाटक में सेवाओं के लिए 2021 के नए साल के सम्मान में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) का अधिकारी नियुक्त किया गया। 27 फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1992 ऑरलैंडो सेवक। 1993 नंगा चाय बार में आदमी। बच्चे को गिराना बेबी मैन लघु फिल्म। 1994 ट्राइफोनी आग पर आदमी। 1997 संख्या समय टिम। 1998 चचेरी बहन बेटे कैफे डेस आर्टिस्ट्स में आदमी। कम दुखी दरवाजा रक्षक। तब से रॉयल पेज। 1999 साइमन मैगस बुसोल्स। द मैसेंजर। जोन ऑफ आर्क की कहानी अंग्रेजी न्यायाधीश। जोर्डी मोल्ला पेरेल्स कैटलन उच्चारण IMUA एक स्पेनिश अभिनेता, कलाकार, लेखक और फिल्म निर्माता है। एक उन्हें द लकी स्टार 1997, सेकंड स्किन 1999 और एल कॉन्सुल डी सोडोमा 1999 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोया पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जोर्डी मोल्ला वाई पेरालेस का जन्म और पालन पोषण बार्सिलोना, स्पेन में हुआ। उन्होंने इंस्टीट्यूट डेल टेट्रे में प्रशिक्षण लिया और इटली,
हंगरी और इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। उनकी मातृभाषाएं कैटलन और स्पेनिश है और वे अंग्रेजी, इतालवी और फ्रेंच में धाराप्रवाह है। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। अभिनय। मोल्ला की ब्रेकआउट भूमिका बिगास लूना की 1992 की कॉमेडी ड्रामा जामोन में थी, जहां उन्होंने पेनेलोप क्रूज के चरित्र के ठुकराए हुए प्रेमी की भूमिका निभाई थी। मोल्ला ने अपने मूल देश में अन्य प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें स्टोरीज फ्रॉम द क्रोनन और ला सेलेस्टिना शामिल है। बाद वाली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला गोया पुरस्कार नामांकन दिलाया। द लकी स्टार में उनकी बाद की अभिनीत भूमिका ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई, जिससे उन्हें प्रेमियोस ओंडास, सर्वश्रेष्ठ कैटलन अभिनेता के लिए बुटाका पुरस्कार और एक और गोया नामांकन मिला, इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। उसके बाद से उन्हें सेकंड स्किन और एल कॉन्सुल डी सोडोमा के लिए 2 बार और नामांकित किया गया। मोल्ला ने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत 2001 की जीवनी पर आधारित अपराध फिल्म ब्लो से की, जिसमें उन्होंने कार्लोस लेहडर पर आधारित एक खलनायक ड्रग तस्कर की भूमिका निभाई थी। मोल्ला ने बाद में माइकल बे की 2003 की एक्शन सीक्वल बैड बॉयज 2 में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस के साथ एक समान किरदार निभाया था। ड्रग लॉर्ड जॉनी तापिया के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनके सहकलाकार गैब्रिएल यूनियन ने उन्हें स्पेन का टॉम क्रूज करार दिया था। इसके बाद मोल्ला ने द तुलसे लूपर सूटकेस में अभिनय किया, जो कि अवांटगार्डे निर्देशक पीटर ग्रीनवे द्वारा निर्मित एक महत्वाकांक्षी बहुवर्षीय मल्टीमीडिया परियोजना थी। इसके बाद उन्होंने कई हाई प्रोफाइल फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। रास्ते पर लाने वाला। मोल्ला ने 1994 में लघु फिल्मों का निर्देशन शुरू किया। उनकी पहली फिल्म वाल्टर पेराल्टा ने सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र के लिए गोया नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने 2012 में 88 के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की। कला। मोल्ला एक स्वशिक्षित चित्रकार है। 2002 की गर्मियों में उन्होंने आर्को मैड्रिड एस में कार्मेन डे ला गुएरा गैलरी में कई अन्य कलाकारों के साथ प्रदर्शन किया। फिल्मोग्राफी। अभिनेता। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1992 एलिजाबेथ की शूटिंग डेस्क क्लर्क। जामोन होजे लुइस। 1993 मिली की हत्या का इतिहास एल पल्पो। मेरा अल्मा का भाई विक्रेता। 1994 अलेग्रे मा नॉनट्रोपो विसेंट। मिरेन ने वेस्ट क्लिफॉन्सी में हेमलेट कोर्ट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने हंसल और ग्रेटेल के स्कूल प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई। 27, 28 और साउथहेम्पटन में सेंट बर्नार्ड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स, जहां उन्होंने स्कूल प्रोडक्शन में भी अभिनय किया। बाद में उन्होंने लंदन में न्यू कॉलेज ऑफ स्पीच एंड ड्रामा नामक एक शिक्षण कॉलेज में दाखिला लिया, जो गोल्डर्स ग्रीन में नॉर्थ एंड रोड पर अन्ना पावलोवा के पुराने घर आइवी हाउस के भीतर स्थित है। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने नेशनल यूथ थिएटर एनवाईटी के लिए ऑडिशन पास किया और 20 वर्ष की आयु में उन्होंने ओल्ड विक में एनवाईटी प्रोडक्शन एंटनी और क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे मेरा करियर शुरू हुआ और एजेंट अल पार्कर के साथ उनकी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। 29-30 आजीविका। 1965 से 1979 रॉयल शेक्सपियर कंपनी और प्रशंसा। नेशनल यूथ थिएटर में अपने काम के परिणामस्वरूप मिरेन को रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएसी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। आरएसी के साथ रहते हुए उन्होंने ट्रेवर नन की 1966 की द रिवेंजर्स ट्रेजेडी के मंचन में कास्टिजा की भूमिका निभाई। ऑल वेल दैट एंड्स वेल 1967 में डायना, ट्रॉयलस एंड क्रेसिरा 1968 में क्रेसिरा, एज यू लाइक इट 1968 में रोजलिंड 31, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1970 में जूलिया, एल्डविक 1971 में गोर्की के एनिमीज में तातियाना और द अदर प्लेस 1971 में मिस जूली में
शीर्षक भूमिका निभाई। वह 1965 और 1967 के बीच मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटी थिएटर में सेंचुरी थिएटर के लिए ब्रह्मा मरे द्वारा निर्देशित 4 प्रस्तुतियों में भी दिखाई दीं। 1970 में निर्देशक और निर्माता जॉन गोल्डश्मिट ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान मिरेन के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म डूइंग हर ओन थिंग बनाई। एटीवी के लिए बनाई गई यह फिल्म यूके में आईटीवी नेटवर्क पर दिखाई गई थी। 1972 और 1973 में मिरेन ने पीटर ब्रुक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर थिएटर रिसर्च के साथ काम किया और समूह के उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के दौरे में शामिल हुई, जिसके दौरान उन्होंने द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स बनाई। वह फिर आरएसी में शामिल हो गई और 1974 में स्ट्रैटफोर्ड में और 1975 में एल्डविक थिएटर में लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई। 1976 में वह लॉरेंस ओलिवियर प्रेजेंट्स सीरीज के हिस्से के रूप में हेरोल्ड पिंटर के द कलेक्शन के निर्माण में लॉरेंस ओलिवियर, एलन बेट्स और मैल्कम मैकडोवेल के साथ दिखाई दीं। सैली ब्यूमन ने 1982 में आरएसी के अपने इतिहास में बताया कि मिरेन ने नन के मैकबेथ 1974 में अभिनय करते हुए और द गार्जियन अखबार को लिखे एक पत्र में नेशनल थिएटर और आरएसी दोनों की उनके भव्य उत्पादन व्यय के लिए तीखी आलोचना की थी। इसे थिएटर की कला के लिए अनावश्यक और विनाशकारी घोषित किया था और कहा था, एक महान नाटक के अभिनय में प्राप्त सत्य, भावना और कल्पना के क्षेत्र अधिक से अधिक दूर होते जा रहे हैं, अक्सर वेशभूषा और तकनीकीताओं के रसातल में पूरी तरह से अप्राप्य होते जा रहे हैं। इसने एक बड़ी बहस शुरू की और संसद में एक प्रश्न उठाया। आरएसी की इस फटकार के कोई स्पष्ट परिणाम नहीं थे। 34 सितंबर 1975 में वेस्ट एंड के रॉयल कोर्ट थिएटर में उन्होंने डेविड हरे के संगीत में नाटक टीथ एन स्माइल्स में मैगी नामक एक रॉक स्टार की भूमिका निभाई। उन्होंने अगले वर्ष मई 1976 में विंडहम थिएटर में नाटक के पुनरुद्धार में भूमिका दोहराई। नवंबर 1975 से शुरू होकर मिरेन ने वेस्ट एंड रिपर्टरी में लिरिक थिएटर कंपनी के साथ द सीगल में नीना और बेन ट्रेवर्स के नए नाटक द बेड बिफोर टुमारो में एला की भूमिका निभाई। मिरेन हार्लोस गुड टाइम गर्ल के रूप में बेहद कामुक है। माइकल बिलिंगटन द गार्जियन 1977 में स्ट्रैटफोर्ड में आरएसी में और उसके अगले साल एल्डविक में उन्होंने टेरी हैंड्स के हेनरी 6 के 3 भागों के निर्माण में एक दृढ़ रानी मार्गरेट की भूमिका निभाई, जबकि 1979 में उन्हें शानदार प्रदर्शन मिला और रिवरसाइड स्टूडियो में पीटर गिल के मेजर फॉर मेजर के निर्माण में इसाबेला के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। मिरेन अपने पूरे करियर में कई फिल्मों में नजर आईं। उनकी कुछ शुरुआती फिल्मों में हीरोस्ट्रेटस 1967, निर्देशक डॉन लेवी, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1968, एज ऑफ कंसेंट 1969 और ओ लकी मैन 1973 में भूमिकाएं शामिल है। 1980 से 1999 शुरुआती फिल्म भूमिकाएं और प्राइम सस्पेक्ट। मिरेन को द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994 में रानी चार्लोट की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। 1981 में मिरेन ब्रायन फ्रेल की फेथ हीलर के लंदन प्रीमियर के लिए रॉयल कोर्ट में लौटीं। उसी वर्ष उन्होंने जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी की शीर्षक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की, जो मैनचेस्टर के रॉयल एक्सचेंज थिएटर का एक प्रोडक्शन था, जिसे बाद में लंदन के चौक फार्म में द राउंड हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया था। द संडे टेलीग्राफ के लिए उनके चित्रण की समीक्षा करते हुए फ्रांसिस किंग ने लिखा, मिस मिरेन ने कभी भी इस बात पर संदेह नहीं छोड़ा कि उनकी अनुपस्थिति में भी यह उत्साही, सुंदर महिला कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। जनवरी 1983 में रॉयल शेक्सपियर थिएटर में और अप्रैल 1983 में बार्बिकन थिएटर में द रोअरिंग गर्ल में मोल कटपर्स के रूप में उनके प्रदर्शन में उन्हें उद्देश्य की उज्ज्वल विलक्षणता के साथ माइकल कोवेनी, फाइनेंशियल टाइम्स, अप्रैल 1983। 35 इस दौरान मिरेन ने कैलिगुला 1979, 36, 37 द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980 में भूमिकाएं निभाई, जो उनकी सफल फिल्म भूमिका थी जिसमें बॉब होस्किंस के साथ सहअभिनय किया। 38 एक्सकैलिबर
1981, 2010, 1984, व्हाइट नाइट्स 1985, द मॉस्किटो कोस्ट 1986, पास्कली आइलैंड 1988 और व्हेन द व्हेल्स केम 1989। मिरेन के टेलीविजन प्रदर्शनों में कजिन बेटे 1971, एज यू लाइक इट 1979, ब्लू रिमेंबर्ड हिल्स 1979 और द ट्वाइलाइट जोन एपिसोड डेड वुमन शूज 1985 शामिल है। 1989 की शुरुआत में मिरेन ने आर्थर मिलर की डबल बिल टू वे मिरर के लंदन प्रीमियर में यंग विक में बॉब पेक के साथ सह-अभिनय किया, जिसके प्रदर्शन ने मिलर को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया, अंग्रेजी अभिनेताओं के बारे में इतना अच्छा क्या है कि वे बड़ी भावनाओं की खुली अभिव्यक्ति से डरते नहीं है। ब्रिटिश अभिनेता बोलना पसंद करते हैं। लंदन में मंच और दर्शकों के बीच बहुत अधिक खुले दिल का आदान प्रदान होता है। शेरिडन मोरले द्वारा साक्षात्कार, द टाइम्स 11 जनवरी 1989। 39 एलिजी फॉर ए लेडी में उन्होंने एक उत्तम दर्जे की बुटीक की सुडौल मालकिन की भूमिका निभाई, जबकि सम काइंड ऑफ लव स्टोरी में गोरी वेश्या के रूप में उन्होंने एक फ्राइडियन स्लिप पहनी हुई थी। मिरेन को व्यापक रूप से देखे जाने वाले प्राइम सस्पेक्ट में जासूस जेन टेनिसन की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो एक बहुपुरस्कार विजेता टेलीविजन ड्रामा श्रृंखला है जो अपनी उच्च गुणवत्ता और लोकप्रियता के लिए विख्यात थी। टेनिसन के उनके चित्रण ने उन्हें 1992 और 1994 के बीच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लगातार 3 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार जीते। उन्हें रॉबी कोल्ट्रेन, जूली वाल्टर्स और माइकल गैम्बोन के साथ एक भूमिका के लिए लगातार 3 बाफ्टा टीवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 अभिनेताओं में से एक बना दिया। 41 मुख्य रूप से प्राइम सस्पेक्ट के कारण 2006 में मिरेन ब्रिटिश जनता द्वारा वोट किए गए टीवी के 50 महानतम सितारों के ITV के पोल में 29वें स्थान पर आईं। 42 उनके सहकलाकार जॉन हर्ट थे, जो उनके लक्ष्यहीन प्रेमी राकितिन के रूप में, और जोसेफ फिएनेस, जो अपने दूसरे पेशेवर मंच पर आत्मविश्वासी युवा शिक्षक बेल्याव के रूप में दिखाई दिए। 43 2015 से पहले मिरेन को 2 बार ब्रॉडवे के टोनी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक नाटक के लिए नामांकित किया गया था। 1995 में ए मंथ इन द कंट्री में उनके ब्रॉडवे डेब्यू के लिए 44 और फिर 2002 में द रांस ऑफ डेथ के लिए सर इयान मैकेलेन के साथ सह-अभिनीत। उनका तनावपूर्ण रिहर्सल काल 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर हुए आतंकवादी हमलों के साथ मेल खाता था। 28 मिरेन द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994, सम मदर्स सन 1996, पेंटेड लेडी 1997 और द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 में नजर आईं। 45 पीटर ग्रीनवे की रंगीन द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर में मिरेन माइकल गैम्बोन के विपरीत पत्नी की भूमिका निभाती है। टीचिंग मिसेज टिंगल 1999 में उन्होंने दुखवादी इतिहास की शिक्षिका मिसेज ईव टिंगल की भूमिका निभाई है। 45 1998 में मिरेन ने नेशनल थिएटर में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एलन रिकमैन के एंटनी की क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई। प्रोडक्शन को खराब समीक्षा मिली। द गार्जियन ने इसे शक्तिशाली जुनून से विरले ही प्रेरित एक थकाऊ तमाशा कहा। 46 2000 में निकोलस हाइटन, जिन्होंने द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज के फिल्मी संस्करण पर मिरेन के साथ काम किया था, ने लंदन के डोनमार वेयरहाउस में टेनेसी विलियम्स के ऑर्फियस डिसेंडिंग के अपने पुनरुद्धार में उन्हें लेडी टॉरेंस के रूप में कास्ट किया। द गार्जियन के लिए समीक्षा करते हुए माइकल बिलिंगटन ने उनके प्रदर्शन को एक अप्रवासी महिला का एक अनुकरणीय अध्ययन बताया, जिसने लचीली कठोरता का आवरण हासिल कर लिया है, लेकिन जो धीरे धीरे अपनी कामुकता को स्वीकार करती है। 47 2000 से 2006 फिल्म स्टारडम और पुरस्कार सफलता। 2010 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मिरेन ने टेलीविजन फिल्म द पैशन ऑफ एन रैंड 1999 में एन रैंड का किरदार निभाया, जहां उनके प्रदर्शन ने उन्हें एमी पुरस्कार दिलाया। डोर टू डोर 2002 और द रोमन स्प्रिंग ऑफ मिसेज स्टोन 2003।
नवंबर 2003 में नेशनल थिएटर में उन्होंने हॉवर्ड डेविस द्वारा निर्देशित यूजीन ओनील के मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के पुनरुद्धार में क्रिस्टीन मेनन, बेहद शांत, कैंप और चंचल, इवनिंग स्टैंडर्ड, परिपक्व यौन आकर्षण से चमकती, डेली टेलीग्राफ की भूमिका निभाकर फिर से प्रशंसा प्राप्त की। यह प्रोडक्शन मेरे पेशेवर जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक था। नाटक 4.5 घंटे लंबा था और मैंने दर्शकों से इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी। यह एक सुंदर कास्ट वाले नाटक की किस्मत थी, जिसमें बेहतरीन डिजाइन और निर्देशन था। इससे बेहतर कुछ भी होना मुश्किल होगा। 28 उन्होंने 2009 में नेशनल में जीन रेसिन की फेडरे में शीर्षक भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन निकोलस हाइटन ने किया था। इस प्रोडक्शन का मंचन 11 और 12 जुलाई 2009 को एपिडोरस एम्फी थिएटर में भी किया गया था। मिरेन की अन्य प्रस्तुतियों में द क्लियरिंग 2004, प्राइड 2004, रेजिंग हेलेन 2004 और शैडोबॉक्सर 2005 शामिल है। मिरेन ने डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी 2005 के फिल्म रूपांतरण में सुपरकंप्यूटर डीप थॉट के लिए आवाज भी प्रदान की। 2000 के दशक में मिरेन की पहली फिल्म जोएल हर्शमैन की ग्रीन फिंगर्स 2000 थी, जो एचएमपी लेहिल, एक न्यूनतम सुरक्षा जेल के कैदियों के बारे में सच्ची कहानी पर आधारित एक कॉमेडी थी, जिसने बागवानी पुरस्कार जीते थे। 48 मिरेन ने फिल्म में एक समर्पित पौधों की महिला का किरदार निभाया था, जो क्लाइव ओवेन के नेतृत्व में जेल के माली की एक टीम को प्रतिष्ठित फूलों के शो में जीत के लिए प्रशिक्षित करती। 50 उसी वर्ष उन्होंने द प्लेज में अभिनय किया, जो सीन पेन का तीसरा निर्देशन प्रयास था, जिसमें उन्होंने एक बाल मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण सफलता। 51 कलाकारों की टुकड़ी वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 52 उसी वर्ष उन्होंने सारा पोली के साथ अमेरिकी आइसलैंडिक व्यंग्य नाटक नो सच थिंग में भी काम किया। एल हार्टले द्वारा निर्देशित, मिरेन ने फिल्म में एक बेजान टेलीविजन निर्माता की भूमिका निभाई, जो सनसनीखेज कहानियों के लिए प्रयास करता है। इसे आलोचकों द्वारा काफी हद तक नकारा गया था। 53 डेम हेलेन मिरेन बटा एमारेन बटा, जन्म इलियाना लिडिया वासिलिवेना मिरोनोव, 26 जुलाई 1945, एक अंग्रेजी अभिनेता है। स्क्रीन और स्टेज के 6 दशकों से अधिक के करियर के साथ उनके पुरस्कारों में एक अकादमी पुरस्कार, 5 एमी पुरस्कार, एक टोनी पुरस्कार, 4 बाफ्टा पुरस्कार और एक लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार शामिल है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने यूएस और यूके ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग दोनों हासिल किए हैं, और उन्हें बाफ्टा फेलोशिप, मानद गोल्डन बियर और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। मिरेन को 2003 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर डीबीई बनाया गया था। 5-6 मिरेन ने 18 साल की उम्र में नेशनल यूथ थिएटर में एक कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1965 में क्लियोपेट्रा की भूमिका निभाई। बाद में वह रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शामिल हो गई और 1975 में वेस्ट एंड स्टेज पर अपनी शुरुआत की। उन्हें पीटर मॉर्गन के नाटक द ऑडियंस 2013 में एलिजाबेथ द्वितीय की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला। उन्होंने ब्रॉडवे पर भूमिका दोहराई और नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता। उन्हें ए मंथ इन द कंट्री 1995 और द रांस ऑफ डेथ 2002 के लिए टोनी नामांकित किया गया था। मिरेन का फिल्मी करियर 1970 के दशक में शुरू हुआ और उन्होंने कैलिगुला 1979, द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980, एक्सकैलिबर 1981 और द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर 1989 में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। ड्रामा द क्वीन 2006 में एलिजाबेथ द्वितीय की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने से पहले उन्हें द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994 और गोस्फोर्ड पार्क 2001 में अपने प्रदर्शन के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। द लास्ट स्टेशन
2009 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें फिर से नामांकित किया गया और वह द टेम्पेस्ट 2010, हिचकॉक 2012, आई इन द स्काई 2015 और ट्रम्बो 2015 जैसी अन्य फिल्मों में दिखाई दीं। टेलीविजन पर मिरेन ने आईटीवी के पुलिस प्रक्रियात्मक प्राइम सस्पेक्ट 1991 से 2006 में डीसीआई जेन टेनिसन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड और मिनीसीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिले। 7. उन्होंने शोटाइम टेलीविजन फिल्म द पैशन ऑफ एन रैंड 1999 में एन रैंड और एचबीओ मिनीसीरीज एलिजाबेथ आई 2005 में क्वीन एलिजाबेथ आई की भूमिका निभाने के लिए एमी अवार्ड भी अर्जित किए। 8. उनकी अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में डोर टू डोर 2002, फिल स्पेक्टर 2013, प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। मिरेन का जन्म इलियाना लिडिया मिरोनोव के रूप में 26 जुलाई 1945 9-10 को लंदन के हैमरस्मिथ जिले में क्वीन चार्लोट और चेल्सी अस्पताल में हुआ था। 11-12 उनकी मां अंग्रेजी और पिता रूसी थे। 13 उनकी मां कैथलीन किट्टी एलेक्जेंड्रिना ईवा मटिल्डा नी रोजर्स 1908 से 1996 वेस्ट हैम की एक मजदूर वर्ग की महिला थी, जो एक कसाई से पैदा हुए 14 बच्चों में से 13वीं थीं, जिनके अपने पिता महारानी विक्टोरिया के कसाई थे। 13-14 मिरेन के पिता वसीली पेट्रोविच मिरोनोव 1913 से 1980 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूसी कुलीनता के एक पुराने निर्वासित परिवार के सदस्य थे। जब वह 2 साल के थे। 13-15 प्योत्र वासिलिविच मिरोनोव रूसी साम्राज्य में गजात्स्क अब गगारिन के पास एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति के मालिक थे। 16 उनकी मां मिरेन की परदादी काउंटेस लिडिया एंड्रीवना कामेंस्काया 1848 से 1928 थीं, जो एक कुलीन महिला थी और नेपोलियन युद्धों में एक प्रमुख रूसी जनरल काउंट मिखाइल फेडोटोविच कामेंस्की की वंशज थीं। 10-17 उनके दादा प्योत्र वासिलिविच मिरोनोव ने भी शाही रूसी सेना में कर्नल के रूप में सेवा की और 1904 के रूसो-जापानी युद्ध में लड़े। बाद में वे निकोलस द्वितीय की सेवा में एक राजनयिक बन गए और ब्रिटेन में एक हथियार सौदे पर बातचीत कर रहे थे, जब वे और उनका परिवार 1917 में रूसी क्रांति में फंस गए थे। 18-19 वे लंदन में बस गए। वासिली मिरोनोव ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लंदन फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ वायलिन भी बजाया था। 13 युद्ध के दौरान वह एक एम्बुलेंस चालक थे और ब्लिच के दौरान लंदन के ईस्ट एंड में सेवा की थी। 21 उन्होंने और कैथलीन रोजर्स ने 1938 में हैमरस्मिथ में विवाह किया और 1951 से पहले किसी समय उन्होंने अपना पहला नाम बेसिल रख लिया। 22 हेलेन के जन्म के फौरन बाद उनके पिता ने ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया और परिवार का समर्थन करने के लिए टैक्सी चलाने लगे। बाद में उन्होंने एक ड्राइविंग टेस्ट परीक्षक के रूप में काम किया, फिर परिवहन मंत्रालय में एक सिविल सेवक बन गए। 9-13 1951 में उन्होंने डीड पोल द्वारा परिवार का नाम बदलकर मिरेन रख लिया। 22 उनकी एक बड़ी बहन कैथरीन केट जन्म 1942 है और उनका एक छोटा भाई पीटर बेसिल 1947 से 2002 था। 24 उनकी पैतृक चचेरी बहन तानिया मेलेट थीं, जो एक मॉडल और बॉन्ड गर्ल थीं। 25 मिरेन का पालन पोषण लेंसी एसेक्स में हुआ। 26 जोफ बेल जन्म 24 फरवरी 1963 एक अंग्रेजी अभिनेता है। अपनी कठोर पुरुष भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले वे कई फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दिए हैं, जिनमें माइक बेसेट, इंग्लैंड मैनेजर 2001, मीन मशीन 2001, द बिजनेस 2005, ग्रीन स्ट्रीट 2005, स्टारडस्ट 2007, रॉकनरोला 2008, ब्राइटन रॉक 2010, बिग फैट जिप्सी गैंगस्टर 2011, वॉरहॉर्स 2011, दुष्ट वन 2016, द एंड ऑफ द एफ इंग वर्ल्ड 2017,
हिज डार्क मटेरियल्स 2019, वंस अपॉन ए टाइम इन लंदन 2022, पॉइजन एरो 2022, किंडलिंग 2023, राइज ऑफ द फुट सोल्जर, वेंजेंस 2023 और मोबलैंड 2025 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। बेल का जन्म पेखम, लंदन में हुआ था। एक और लैम्बेथ वॉक के मजदूर वर्ग के ऊंचे फ्लैटों में उनका पालन पोषण कठिन था। 3. मनोरंजन उद्योग का उनका पहला अनुभव 10 साल की उम्र में हुआ था, जब उन्होंने कारवां हॉलिडे टैलेंट प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। 3. बेल ने शादी की और एक परिवार का पालन पोषण किया, जबकि एक सफाई व्यवसाय चलाते हुए 28 साल की उम्र तक, जब वह और उनकी पत्नी अलग हो गए। 3. उन्होंने वेस्टमिंस्टर में मॉर्ले कॉलेज में अभिनय करने का फैसला किया, बाद में 30 साल की उम्र में स्नातक किया। 2. वह 2012 में डील में द फ्लैट्स फिल्म स्कूल में अभिनय सिखाने के लिए नाटक शिक्षा के माहौल में लौट आए। 2. आजीविका। 2001 में उन्होंने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान गैरी वैकेट की भूमिका निभाई, जिन्हें वैको के रूप में जाना जाता है, जो एक बेहद हिंसक केंद्र रक्षक, स्टुअर्ट पियर्स और विन्नी जोन्स की पैरोडी है। फिल्म माइक बैसेट, इंग्लैंड मैनेजर में। 4. वे गर्ल विद ए पर्ल ईयरिंग 2003, 4. स्टारडस्ट 2007, 4. द लॉन्ग फर्म 2004, मेकिंग वेव्स 2004, द बिजनेस 2005 और रॉकनरोला 2008 में दिखाई दिए। 4. उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक फिल्म ग्रीन स्ट्रीट 2005 में मुख्य पात्रों के प्रतिद्वंद्वी टॉमी हैचर की भूमिका निभाना था। 4. 2008 में बेल ने जॉन आइवे द्वारा निर्देशित यूके की फिल्म फ्रीबर्ड में अभिनय किया। 4. गैरी स्ट्रेच और फिल डेनियल के साथ प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म में वेल्श के ग्रामीण इलाके में नशीली दवाओं से भरे सवारी में 3 बाइकर्स का अनुसरण किया गया था। 4. 2009 में वह ब्रिटिश फिल्म टॉर्मेंटेड में खेल शिक्षक के रूप में एलेक्स पेटीफर, अप्रैल पियर्सन और केल्विन डीन के साथ दिखाई दिए। 4. वे डिक्सन के सहायक के रूप में वाइल्ड टारगेट में रूपर्ट ग्रिंट, बिल निघी और मार्टिन फ्रीमैन के साथ सहायक भूमिका में दिखाई दिए। 4. वसंत 2010 में बेल इप्सविच, सफोक में हत्या की गई 5 वेश्याओं के बारे में नाटक में डीसी रॉय लैम्बर्ट के रूप में 5 डॉटर्स में दिखाई दिए। 4. 2011 में उन्होंने वॉरहॉर्स में ब्रिटिश सेना के घोड़ा रक्षक सार्जेंट सैम परकिंस की भूमिका निभाई। 4. उसी वर्ष वह चैनल 4 की 4 भाग की ड्रामा सीरीज टॉप बॉय में दिखाई दिए। 2012 में उन्होंने कम्स ए ब्राइट डे में जॉन मॉर्गन की भूमिका निभाई। 4. 2019 में बेल ने फिलिप पुलमैन की उपन्यास श्रृंखला हिज डार्क मटेरियल्स के टेलीविजन रूपांतरण में जैक वेरहोवेन की भूमिका निभाई। 4. 2020 में बेल लुइस टॉमलिंसन के संगीत वीडियो डोंट लेट इट ब्रेक योर हार्ट में दिखाई दिए। 5. 2022 में उन्होंने डार्ट्स मॉक्यूमेंट्री पॉइजन एरो 2022 में पूर्व विश्व वीडियो डार्ट्स चैंपियन मार्टिन एडम्स, प्रस्तुतकर्ता रे स्टब्स और प्रमोटर बैरी हर्न के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 6. 2025 में वह दक्षिण लंदन गिरोह द स्टीवनसन के नेता रिची स्टीवनसन के रूप में अभिनय करते हैं, जो शो के नायक अपराधियों द हैरिगन्स का प्रतिद्वंद्वी है, जिसका नेतृत्व पियर्स ब्रॉसन के कॉनराड हैरिगन द्वारा पैरामाउंट प्लस लंदन गैंगस्टर सीरीज मोबलैंड 2025 में किया जाता है, जिसका निर्देशन गाय रिची ने किया है। 7. एक कलाकार दल का हिस्सा जिसमें टॉम हार्डी, डेम हेलेन मिरेन, पैडी कॉन्सिडीन और जोआन फ्रॉगट भी शामिल है। 7. व्यक्तिगत जीवन। वह डील, केंट में रहते हैं। 2. बेल ने 2008 में प्रीमियर लीग ऑल स्टार्स फुटबॉल में साथी अभिनेताओं डैनी डायर, लियो ग्रेगरी और टैमर हसन के साथ चैरिटी के लिए खेला था। 8. बेल मिलवॉल एफसी के समर्थक है। 8. फिल्मोग्राफी। जेनेट मैकटीर ओबीई, जन्म 5 अगस्त 1961, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अपने करियर की शुरुआत की और फिर पीरियड पीस और मॉडर्न ड्रामा दोनों में
स्टेज और स्क्रीन पर अलग अलग भूमिकाएं निभाकर प्रसिद्धि पाई। उन्हें टोनी अवार्ड, ओलिवियर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 2 अकादमी अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 2008 में उन्हें ड्रामा के लिए उनकी सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) का अधिकारी नियुक्त किया गया था। मैकटीर ने 1984 में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की और उन्हें द ग्रेस ऑफ मैरी ट्रेवर्स के लिए 1986 के ओलिवियर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए नामांकित किया गया। उन्हें 1997 में ए डॉल हाउस में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार और एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार मिला। ब्रॉडवे पर उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें 2009 में मैरी स्टुअर्ट और 2019 में बर्नहार्ट हेमलेट के लिए 2 अन्य नामांकन मिले। मैकटीर ने अपनी फिल्म भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की है। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक 1999 में टम्बलवीड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और दूसरा 2011 में अल्बर्ट नोब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। अन्य भूमिकाओं में वुदरिंग हाइट्स 1992, कैरिंगटन 1995, वेलवेट गोल्डमाइन 1998, सॉन्ग कैचर 2000, एज यू लाइक इट 2006, द डाइवर्जेंट सीरीज 2015 से 2016 और द मेन्यू 2022 शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने लिंडा ला प्लांटे की द गवर्नर 1995 से 1996 में मुख्य भूमिका निभाई और HBO फिल्म इनटू द स्टॉर्म 2009 में क्लेमेंटाइन चर्चिल की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। वह डैमेजेस 2012, द व्हाइट क्वीन 2013, द ऑनरेबल वुमन 2014, जेसिका जोन्स 2018, सॉरी फॉर योर लॉस 2018 से 2019 और ओजार्क 2018 से 2020 में अपनी भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेनेट मैकटीर का जन्म 5 अगस्त 1961 1-2 को वॉलसेंड, नॉर्थ टाइनसाइड में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन यॉर्क में बिताया। 3. उन्होंने अब बंद हो चुके क्वीन एनी ग्रामर स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई की और ओल्ड स्टार इन, यॉर्क मिनिस्टर और शहर के थिएटर रॉयल में काम किया। 4. उन्होंने स्थानीय स्तर पर जोसेफ रोनट्री थिएटर में रोनट्री प्लेयर्स के साथ प्रदर्शन किया, फिर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, राडा से प्रशिक्षण लिया। 2. आजीविका। मैकटीर ने राडा से स्नातक होने के बाद रॉयल एक्सचेंज थिएटर के साथ एक सफल नाट्य कैरियर शुरू किया। 2. प्रारंभिक भूमिकाएं। मैकटीर के टेलीविजन कार्यों में BBC प्रोडक्शन पोर्ट्रेट ऑफ ए मैरिज, निगेल निकोलसन की इसी नाम की जीवनी का रूपांतरण शामिल है, जिसमें उन्होंने वीटा सेक्विलेवेस्ट की भूमिका निभाई थी, और लिंडा ला प्लांटे द्वारा लिखित लोकप्रिय ITV श्रृंखला द गवर्नर शामिल है। उन्होंने अपना पहला स्क्रीन डेब्यू हाफ मून स्ट्रीट से किया, जो 1986 में पॉल थेरॉक्स के एक उपन्यास पर आधारित फिल्म थी। 1991 में वह कैथरीन कुक्सन की द ब्लैक वेलवेट गाउन में बॉब पेक और गेराल्डिन सोमरविले के साथ दिखाई दीं। इसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। वह 1992 में वुदरिंग हाइट्स के फिल्म संस्करण, जूलियट बिनोचे और राल्फ फिएनेस के साथ, और 1995 की फिल्म कैरिंगटन, जिसमें एमा थॉम्पसन और जोनाथन प्राइसे ने अभिनय किया था, में वेनेसा बेल के रूप में दिखाई दीं। उद्धरण वांछित। 1996 में मैकटीर ने हेनरिक इब्सेन के ए डॉल्स हाउस के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में नोरा हेल्मर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा और लॉरेंस ओलिवियर थिएटर अवार्ड और क्रिटिक्स सर्कल थिएटर अवार्ड दोनों प्राप्त किए। 2 अगले वर्ष उत्पादन ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गया और मैकटीर को एक टोनी पुरस्कार, एक थिएटर वर्ल्ड अवार्ड और एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड मिला। 5. शो के दौरान मैकटीर का साक्षात्कार चार्ली रोज ने अपने PBS टॉक शो में लिया, जहां उन्हें अमेरिकी फिल्म निर्माता गेविन ओकॉनर ने देखा,
जो उस समय एक अकेली माँ की अपनी किशोरावस्था से पहले की बेटी के साथ देश भर में भटकने की कहानी पर एक पटकथा पर काम कर रहे थे। उन्होंने तय किया था कि वह फिल्म में अभिनय करेंगी। जब संभावित समर्थकों ने अमेरिका में उनकी अपेक्षाकृत गुमनामी पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने खुद फिल्म का निर्माण किया। टम्बलवीड्स 1999 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल की पसंदीदा फिल्म साबित हुई और मैकटीर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में गोल्डन ग्लोब और उसी श्रेणी में अकादमी पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन दिलाया। 6. मैकटीयर की स्क्रीन क्रेडिट में सॉन्ग कैचर, एडन क्विन के साथ, वेकिंग द डेड, बिली क्रुडुप और जेनिफर कोनेली के साथ, डॉग में फिल्म द किंग इज अलाइव, जेनिफर जेसन लेह के साथ, द इंटेंडेड, ब्रेंडा फ्रिकर और ओलंपिया डुकाकिस के साथ, और टेरी गिलियम द्वारा लिखित और निर्देशित टाइडलैंड शामिल है। उन्होंने 1989 में मैरी वेब के प्रेशियस बैन के बीबीसी ड्रामाटाइजेशन में भी अभिनय किया। 7. वह द अमेजिंग मिसेज प्रिचर्ड, हंटर 2 और अगाथा क्रिस्टी के मार्पल एपिसोड द मर्डर एट द विकारेज जैसे ब्रिटिश टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दी है। 7. मैकटीर ने फ्रेडरिक शिलर के नाटक मैरी स्टुअर्ट में मैरी, स्कॉट्स की रानी की भूमिका निभाई, जिसे पीटर ओसवाल्ड ने नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे फिलिरा लॉयड ने निर्देशित किया। उन्होंने 2005 में लंदन के वेस्ट एंड में क्वीन एलिजाबेथ आई के रूप में हैरियट वाल्टर के साथ अभिनय किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2009 के ब्रॉडवे ट्रांसफर में दोहराया। 8. मैकटीर को मैरी स्टुअर्ट में उनकी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला और एक नाटक में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता। उद्धरण वांछित 2008 में उन्होंने वेस्ट एंड में तमसिन ग्रेग, केन स्टॉट और राल्फ फिएनेस के साथ गिलगर थिएटर में गॉड ऑफ कार्नेज में अभिनय किया। 9. उन्होंने मार्च से जून 2010 तक जेफ डेनियल के साथ ब्रॉडवे पर अपनी भूमिका दोहराई। 10. 2009 में उन्होंने HBO फीचर इनटू द स्टॉर्म में क्लेमेंटाइन चर्चिल की भूमिका निभाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नेता के रूप में सर विंस्टन चर्चिल के वर्षों के बारे में थी। 11. 2010 के दशक 2011 में मैकटीयर ने अल्बर्ट नोब्स में ग्लेन क्लोज के साथ और द वुमन इन ब्लैक 1983 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित में डैनियल रेडक्लिफ और सियारन हिंड्स के साथ अभिनय किया। अल्बर्ट नोब्स में ह्यूबर्ट पेज के रूप में उनकी भूमिका ने मैकटीर को आलोचनात्मक प्रशंसा और कई पुरस्कार नामांकन दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। 12 नवंबर 2011 में यह घोषणा की गई थी कि मैकटीर डैमेजेस, केट फ्रैंकलिन के चरित्र में के 5वें और अंतिम सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हो गई थीं, जिससे वह अपने अल्बर्ट नोब्स के सहकलाकार ग्लेन क्लोज के साथ फिर से जुड़ गईं। यह उनकी पहली अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला थी। 13 उन्होंने मार्गरेथे वॉन ट्रोटा की फिल्म हन्ना अरेंडट 2013 में मैकटीर को लक्जमबर्ग की जैक्वेटा के रूप में लिया गया, जो कि द व्हाइट क्वीन में शीर्षक चरित्र की मां थी, जो कि फिलिप ग्रेगरी की सबसे अधिक बिकने वाली ऐतिहासिक उपन्यास श्रृंखला द कजिन्स वॉर पर आधारित एक ब्रिटिश टेलीविजन नाटक श्रृंखला थी। 15 उनके प्रदर्शन की सराहना की गई। द गार्जियन के सैम वोलास्टन ने सुझाव दिया कि उन्होंने शो चुरा लिया। 16 दिसंबर 2013 में मैकटीर को जैक्वेटा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। 29 जुलाई 2013 को यह घोषणा की गई कि मैकटीर द ऑनरेबल वुमन के कलाकारों में शामिल हो गई थी, जो मैगी गिलेनहाल अभिनीत बीबीसी जासूसी थ्रिलर मिनी सीरीज थी। 18 2015 में मैकटीर ने सीबीएस कॉमेडी ड्रामा बैटल क्रीक में कमांडर किम गुजविक्स के रूप में अभिनय किया और द कैसर लास्ट किस 19 पर आधारित एक्सेप्शन को फिल्माया, जिसमें वह ग्रीज की राजकुमारी हरमाइन रीस को चित्रित करने वाली थीं, जो 2016 में रिलीज के लिए तैयार है। उद्धरण वांछित 2016 में मैकटीर ने न्यूयॉर्क पब्लिक थिएटर शेक्सपियर इन द पार्क में पेट्रुचियो की भूमिका निभाई, जिसमें द टैमिंग ऑफ द श्रू का ऑल फीमेल प्रोडक्शन था,
जिसे फिर से फिलिरा लॉयड ने निर्देशित किया था। उन्होंने ब्रॉडवे पर लेस लाइजेंस डेंजरस में लिव श्रेइबर के साथ सह-अभिनय किया, जिसमें मैकटीर ने मार्क्विस डे मेरट्यूइल की भूमिका निभाई। यह नाटक अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक चला। 2018 में उन्होंने मार्वल टेलीविजन और नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन जेसिका जोन्स में एलिसा जोन्स की भूमिका निभाई। सितंबर 2018 में उन्होंने थेरेसा रेबेक के ब्रॉडवे नाटक बर्नहार्ट हेमलेट में सारा बर्नहार्ट की भूमिका निभाई। 21 उन्हें एक नाटक में अग्रणी भूमिका में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2019 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2018 से 2020 में मैकटीयर ने नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा ओज़ार्क में कार्टेल अटॉर्नी हेलेन पियर्स का किरदार निभाया। 2020 का दशक 2023 की शुरुआत में मैकटीयर लंदन के नेशनल थिएटर में एक नए नाटक फेदरा में दिखाई दिए। 24 निर्देशक नाटककार साइमन स्टोन ने महिला के अपने सौतेले बेटे के प्यार में पड़ने की ग्रीक मिथक को लंदन के अभिजात्यवाद और ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटेन के बारे में व्यंग्य में बदल दिया। फ्रांसीसी अभिनेता असद बोआब, कनाडाई स्क्रीन स्टार मैकेंजी डेविस और मैकटीयर के शानदार मुख्य प्रदर्शन वाले मजबूत कलाकारों के बावजूद नाटक को मिश्रित समीक्षा मिली। इवनिंग स्टैंडर्ड ने इसे एक जरूर देखने वाला शो, एक उच्च विशिष्ट समृद्ध बनावट वाला चैम्बर फालतू गांजा कहा। 25 जबकि द गार्जियन ने लिखा, यहां तक कि मैकटीयर का मजबूत प्रदर्शन भी एक टोनली अनिश्चित नाटक को नहीं बचा सकता। 26 उद्धरण वांछित वह मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में भी अभिनय करेंगी, जो 2025 में शुरू होने वाली है। 27 मैकटीर हैरी पॉटर श्रृंखला के HBO टेलीविजन रूपांतरण में मिनर्वा मैकगोनागल का किरदार निभाएंगी। 28 29 तो दोस्तों ये पैरामाउंट प्लस के द्वारा बनाई गई है और वहाँ पर इसके एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए हैं और 30 मार्च 2025 से कंटिन्यू इसके एपिसोड देखने को मिल रहे हैं और सारे कुछ एपिसोड एक तरह से रिलीज़ हो चुके हैं। बाकी मैंने पूरी जानकारी से सीरीज़ के बारे में बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों एक और नई वीडियो में।